नमस्कार, स्वागत है आपका ड्रीम टॉक पॉडकास्ट में। मैं साक्षी रानी अपनी सहयोगी राखी के साथ आई हूँ कई चुनिंदा लोगों से आपको मिलवाने। अपने चैनल के माध्यम से हम आपको रूबरू करवाएंगे ऐसे शख्सियतों से जो एक मकाम हासिल कर लिए हैं, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे क्या उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया है या फिर अपने सपनों को कहीं सपने के तौर पे ही रख दिया है। तो इसी विषय की शुरुआत करने के लिए आज हमने अपने साथ बुलाया है नरेश जी को, जो एक बहुत ही बड़े और बहुत ही अच्छे हास्य कवि रह चुके हैं। चलिए मिलते हैं उनसे और हंसो हंसाओ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नरेश जी, आपकी कविताओं की शुरुआत कैसे हुई और कब आपको लगा कि मैं अपनी कविताओं के जरिए लोगों को हंसा सकता हूँ, गुदगुदा सकता हूँ? ऐसी बात है कि मैं स्कूल लाइफ से ही हास्य कविताओं के क्षेत्र में रुचि लेने लग गया था। मुझे लगा कि जब बड़े बड़े हास्य कवियों को सुनता था और जनता को वो हंसाते थे, गुदगुदाते थे, तो मुझे में भी ये इंटरेस्ट जगने लगा कि मुझे भी इस तरह से रचना लिखनी है। क्योंकि मुझे बचपन से लिखने पढ़ने का शौक़ था। बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में मेरी रचनाएं छपी, तो मैं हास्य बैंक की ओर जाने लग गया और छोटी छोटी रचनाएं लिखने लग गया। तुकबंदी करने लग गया, 2-2 लाइन की, लोगों को अच्छी लगने लगी। तो इस तरह से मेरी दिशा प्रारंभ हुई हास्य कवि की तरफ। आपकी फेवरेट हास्य कवि कौन है और उनकी कविता कौन सी आपकी फेवरेट है? उनकी कुछ 4 पंक्तियां हमें सुना दीजिए। ऐसा है कि अभी हमारे देश में बहुत सारे हास्य कवि हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे कुछ कवि अच्छे लगते हैं, मेरे फेवरेट हैं। जैसे एक नाम है डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, उसे तो पूरा विश्व जानता है। मैं भी उनसे बहुत प्रभावित हूँ। वे 4-4 लाइन में हंसी मजाक की बहुत बात बोलते हैं, कई बात गंभीरता से भी बोलते हैं। उनकी कुछ पंक्तियाँ का लबोलबाब है जो शिक्षा में मिलती है कि आप अपने बच्चों को कार देते हैं मांगने पर, लेकिन वो कहते हैं कि कार के पहले संस्कार दें। कार तो हो सकता है कुछ दिनों तक काम आएगी बच्चों को, लेकिन संस्कार पूरे जीवन काम आएगा। तो उनकी बात मुझे बहुत ये प्रभावित की कि छोटी सी बात है लेकिन उसमें गूढ़ रहस्य है। तो सुरेंद्र शर्मा भी मेरे फेवरेट कवि हैं। एक डॉक्टर सरोजनी प्रीतम है, वो छोटी छोटी बातों में गंभीर बातें करती है। तो मुझे बहुत प्रेरित हुआ उन कवियों से। मैं कहते हैं कि पहला प्यार, पहली सैलरी, पहला सब कुछ बहुत ही अद्भुत होता है, उसे भूल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपकी पहली कविता कौन सी है जिसे आज भी आप याद करते हैं? ऐसा है कि मैं शुरू से बहुत छोटी छोटी तुकबंदी करता था, तो लोग पसंद भी करते थे। मुझे एक 4 लाइनें याद आ रही है पॉलिटिकल क्षेत्र की, जो कि लोग, मैं प्राय हर मंचों पे उसे पढ़ता था और लोग खूब तालियां भी बजाते थे। वो लाइनें इस प्रकार है। जेल मंत्री ने नए जेल का उद्घाटन इस प्रकार किया। जेल मंत्री ने नए जेल का उद्घाटन इस प्रकार किया। आयोजकों ने सर्वप्रथम मंत्री जी को जेल में बंद किया। वाह, क्या बात है। इसमें कितना हास्य भी है और एक व्यंग भी है। वो आपकी पकड़, श्रोताओं के अंदर की पकड़ चाहिए। तो आज भी मेरे कुछ प्रशंसक हैं, इतने दिनों की पहले की मेरी लाइनें हैं, वो आज भी तुरंत बोलते हैं कि जेल मंत्री वाला सुनाइए, ये आपकी बहुत अच्छी रचना थी। तो वो आपकी यादगार रचनाओं में से एक हो गई। हाँ, जो आपको उसी के जरिए आपको पहचान बोला मिली। जा सकता है। हाँ। तो आपके हिसाब से हास्य कविता और सामान्य कविता में अंतर क्या है? ये है कि हर आदमी के पीछे एक कवि हृदय छिपा हुआ है। हर आदमी रचनात्मक है, जो कुछ कुछ रचता है, कुछ कुछ लिखता है। मैं बहुत सारे लोग को जानता हूँ कि रोज़ वो कुछ रचते हैं, कॉपी में लिखते हैं और रख लेते हैं, स्वांतर सुखाए भी लिखते हैं। तो ये सामान्य कविताएं चलते रहती है। आपस में गोष्ठियों में बैठते हैं लोग, एक दूसरे को सुनाते हैं, उसमें सुख दुख की बातें होती हैं, जीवन की बातें होती है। इस तरह से वो सामान्य कविता हुई। हास्य कविता वो हुई जिससे हास्य का बोध होता हो, जिसमें सुन के चेहरे पे हंसी आती हो, मन में गुदगुदी होती हो। तो इस तरह की ये कविताएं हास्य कविता होती है। जैसे अभी वर्तमान परिवेश में अगर हम देखें तो सारे लोग परेशान हैं। हाँ, बिल्कुल किसी न किसी तरीके से उनको टेंशन है। हाँ। तो ऐसे में जब उनके चेहरे पे आपकी कविताओं के जरिए खुशी आती है, तब उस वक्त आपको कैसा लगता है? क्या लगता है कि जैसे मैंने किसी के तनाव को कम किया? क्या महसूस करते हैं? हाँ, ये तो मुझे बहुत सुखद लगता है कि आम जनजीवन में लोग आपाधापी में जी रहे हैं, किसी के पास समय नहीं है। बल्कि आजकल के ज़माने में तो और ज़्यादा तनाव बढ़ रहा है। लोग अपने काम के प्रति, घर दुनिया के प्रति एकदम व्यस्त हैं। उस क्षणों में वो हंसना भूल गए हैं। तो हंसी इतनी मूल्यवान हो गई आज के डेट में कि हास्य कवियों की डिमांड बढ़ गई है। कि बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस में, बड़े बड़े कार्यालयों में आज बोला जाता है कि हास्य कवि सम्मेलन कराइए। तो वहाँ जो तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है, कुछ भी 2 लाइन पढ़िए, लोग ताली बजाते हैं, गुदगुदाते हैं, उनके चेहरे पे ठहाकेदार हंसी आती है। तो हमें अच्छा लगता है कि हमारे कारण
कोई हंस रहा है, किसी का तनाव दूर हो रहा है, और वो कार्यक्रम के समाप्त के बाद हमसे मिलते हैं, सर आपका बहुत अच्छा लगा, हम लोग एकदम रिचार्ज हो गए, नई ऊर्जा मिल गई। तो हास्य कवि का एक बहुत बड़ा रोल है जीवन में कि वो तनाव को दूर भगाता है और आपके शरीर में प्रोटीन का काम करता है वो। आपकी तबीयत खराब है, आप कुछ देर हंसी खुशी के वातावरण में रहिए, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हास्य कविता की अगर आप बोलेंगे महिमा। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है तो कितने डॉक्टर हमारे प्रोग्राम देखेंगे ना, तब तो नहीं नहीं, वो डॉक्टर भी खुश होंगे कि डॉक्टर भी नहीं चाहेंगे, जो असली डॉक्टर होगा, कि किसी को पीड़ा हो, किसी को खूब दवाइयाँ खानी पड़ी हो, अगर वो डॉक्टर सही दिशा में जा रहा होगा तो वो भी चाहेगा कि आदमी स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाए, उसे कड़ी सुइयाँ नहीं लेनी पड़े, दवाइयाँ नहीं लेनी पड़े। तो हास्य तो कोई नहीं चाहता है, डॉक्टर लोग भी चाहते हैं कि वो भी हंस के अपना जीवन बिताए, वो तो और ज़्यादा तनाव में रहते हैं, उनको भी हास्य का लाफ्टर का डोज चाहिए। सही बात है। तो आपने आज तक अपने हास्य कविता के इस जरिए में, इस सिलसिले में कितनी मुकाम हासिल किए हैं और क्या क्या अचीवमेंट्स आपको मिली हैं? देखिए, जब से मेरी गतिविधि चालू हुई, खूब मंचों पे मैंने कविताएं पढ़ी, बल्कि रांची से बाहर भी मैंने चाईबासा, टाटा, गुमला, लोहरदगा, धनबाद, विभिन्न जगहों पे गया, और अपने राज्य के बाहर भी मैं बनारस, इलाहाबाद, दिल्ली, मुझे काफ़ी मौका मिला कि मैं सब जगह लोगों को हंसाया और 4 लाइनें मैं पढ़ा। और कई सम्मान भी मुझे मिले हैं, जय शंकर प्रसाद विचार मंच, साहित्य रचनाकार मंच, और अनगिनत है, मुझे याद भी नहीं है, न मैं इस पहलू में ज़्यादा ध्यान देता हूँ। कहीं भी जाता हूँ तो लोग खुश होते हैं। CCL के हेडक्वार्टर में गया, BSNL के कार्यालय में गया, सरकार के विकास भवन कार्यालय में गया, बहुत अवसर मुझे मिले कि मैं अपनी रचना पढ़ूँ। मुझे याद लगता है लगभग मैं छोटे बड़े 500 से अधिक मंचों पे मैंने रचना पढ़ी होगी। यही नहीं, दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा भी सैकड़ों बार मैं अपनी रचनाओं का पाठ किया मैंने, और इस तरह से मेरा सफ़र जारी है। जी, तो जैसे कहा जाता है कि हंसाना एक पुण्य का काम होता है, तो जैसे किसी भी चेहरे पे या तो उनके इस तनाव को आप कम करके उनको खुशी देते हैं, तो उस वक्त आपको कैसा लगता है? क्या लगता है कि मैं एक सच में लोगों एक पुण्य का काम कर रहा हूँ लोगों को हंसा कर? हाँ, ये तो देखिए बहुत बड़ी बात है। धर्म भी कई तरह के होते हैं, अपना अपना मार्ग है, और मुझे तो यही लगता है कि मैं किसी के चेहरे पे हंसी ला दूँ, उसके चेहरे पे मुस्कान मेरी बातों से आ जाए, तो इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। बिल्कुल। और कहा भी गया है कि हंसाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और आज की तिथि में हंसता कौन है? किसी के पास हंसने का टाइम नहीं है, और न अंदर से इतना तनाव से गुजर रहा है कि वो उसे हंसी की बात अच्छी लगती है। आप ध्यान दीजिए, टीवी पे जो कॉमेडी सीरियल है वो बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, उनके बहुत ज़्यादा डिमांड है उनकी। कुछ लोग तो देश विदेश में जा रहे हैं और लोगों को हंसा रहे हैं। इस तरह से हंसाना हमेशा पुण्य का काम है और बहुत ही अच्छा काम है ये। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने स्टार्ट किया हो इस हास्य कविता को लिखना, और बहुत सारी जैसे आप मुकाम हासिल कर रहे हैं, उससे पहले की बात कि कभी आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स ने आपका बहुत मजाक उड़ाया कि ये क्या कर रहे हो? शुरू में मैं जब तुकबंदी लिखता था, छोटी छोटी रचनाएं पढ़ता था, तो परिवार के लोग, दोस्त यार के लोग को अच्छा नहीं लगता था, ये क्या कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है, क्या बनेगा, क्या करेगा। तो मैं अंदर से स्वीकार कर लेता था कि मुझे अपने लक्ष्य की ओर कायम रहना है। मैं धीरे धीरे बढ़ता गया, हड़बड़ी नहीं करता था। कुछ जगह गोष्ठियों में जाता, छोटे छोटे मंचों पे कविता पढ़ता, लेकिन धीरे धीरे सफलता मिलते गई, और परिवार के लोग, दोस्त यार लोग भी आज खुश हैं कि इतना मुकाम इसको हासिल हुआ, बड़े बड़े मंचों पे जा रहा है, इतनी जगह से इसका कॉल आता कि हमारे आइए, इतने लोग इसके फैन हैं। तब लोगों को अच्छा लगता है, और कुल मिला के मुझे भी अच्छा लगता है कि हज़ारों लोग मुझे नाम से, मेरे काम से जानते हैं और मुझे आज भी याद करते हैं। ऐसे कहते हैं कि हर एक कवि जब कविताएं लिखता है तो कहीं ना कहीं उसके दिल को तकलीफ पहुंची होती है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा है, या फिर कहीं से आपको प्रेरणा मिली कि नहीं मुझे कविताएं लिखनी चाहिए? क्योंकि एक कविता में दर्द होता है और आपकी कविता में हास्य है, तो एक उसमें क्या आपके साथ हुआ ये? मुझे देखिए शुरू से हास्य का ही पैगाम पसंद था। दर्द भरे गीत या दर्द भरी कविताएं आज भी मुझे अच्छी नहीं लगती, और आज भी लोग, ज़्यादा लोग नहीं सुनना चाहते। बहुत लोग दर्द भरी चीज़ लिखते हैं, लेकिन अब लोग नहीं चाहते हैं कि जीवन में स्वाभाविक रूप से दर्द है आदमी के पीछे। जीवनचर्या ऐसी हो गई है कि आदमी नहीं चाहेगा कि मैं दर्द सुनूं। कोई जमाना था हम लोग रात में दर्द भरे नगमे सुनते थे, अब आजकल आप देखिए वो नग कम हो गया वो जीवन, लेकिन एकदम सरल हाथ से चाहता है। आ गए हैं ना जिंदगी हाँ हाँ, में, कि वो जरूरत ही नहीं है। आजकल के लोग सुनना ही पसंद नहीं करते। अब आदमी देखिए आपस में बैठा तो हंसी मजाक, अब हम लोग यहाँ बहुत लाइट माहौल में बैठे हैं, एकदम फॉर्मल है कि और एकदम बातचीत चल रही है, और अच्छा लग रहा है कि हम लोग अंदर से प्रफुल्लित हो रहे हैं। तो यही जीवन है, जीवन का सत्य यही है। तो क्या एक लाइव परफॉर्मेंस होती है कि जो आप पब्लिक के बीच में कविताएं पढ़ रहे हो तो उनका रिएक्शन
और एक अगर बंद कमरे पे आप कविताएं लिख रहे हैं, तो दोनों में क्या अंतर है और कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है कि पब्लिक के साथ उनके सामने बैठ के कविताएं पढ़ना या फिर कमरे पे लिखना, दोनों में से क्या आपको अच्छा लगता है? जब मैं कविता रचता हूँ बंद कमरे में अपने कागज़ कलम पे अपने विचार जो हाथ से क्या है उसे उतारता हूँ, तो मैं अंदर से आह्लादित होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ कि मैं कुछ लिख रहा हूँ और कुछ जमा कर लेता हूँ। फिर मंचों पे मैं पढ़ता हूँ और जब मंच पे पढ़ता हूँ तो सामने एक बहुत बड़ी ऑडियंस होती है, बहुत भीड़ होती है। जब मैं पढ़ता हूँ तो सारे खिलखिला कर हंसते हैं, तो उसका जो आनंद है, लाइव आनंद जो है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है कि वो एक्चुअल में मुझे अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो लाइव का आनंद अलग है। और अभी आप देख रहे होंगे कि हर चीज़ लाइव है और आदमी तुरंत जुड़ जाता है। कोई लाइव कार्यक्रम उसकी रुचि का क्षेत्र है तो तुरंत जुड़ जाता है वो तो लाइव कार्यक्रम से। अच्छा, आपको कब मालूम हुआ कि आपको हास्य कविता लिखने में इंटरेस्ट है, या फिर आप अच्छा लिख रहे हो या कहीं प्रदर्शित कर सकते हो, इसको सुना सकते हो लोगों को? मैंने जब शुरू में बहुत सारे कवि सम्मेलन में मैं जाता था तो अच्छा लग रहा था, मैं भी हंसता था, लोगों को, दूसरे लोगों को सुन के हंसता था। तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, क्या या मुझे भी ऐसा करना चाहिए, अच्छा लग रहा है। तो मैं धीरे धीरे कविताएं बनाने लग गया, कुछ अच्छे पंच बनाने लग गया, कुछ तुकबंदियाँ जोड़ने लग गया, कुछ अच्छे लोग के सानिध्य में बैठ के सीखने लग गया। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं भी लिख सकता हूँ, मुझे सफलता मिल रही है, लोग मुझे सुनना चाहते हैं, लोग मुझे अपने कार्यक्रम में बुला रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ, इस फील्ड में मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो मैंने धीरे धीरे अपना संकलन बढ़ाया, खूब हाथ से कविताएँ लिखी, लोगों को खूब इंजॉय किया, तो मुझे अच्छा लगने लगा। तो क्या ये आपका सपना था या फिर आपने किसी और प्रोफेशन को चुना था लेकिन अपने सपने को पूरा करने का आपको मौका मिला? और अगर ये सपना था तो फिर कैसे इसने अपने सपने को साकार किया या उसे अभी जी रहे हैं? देखिए, मैं किस फील्ड में जाता, हमारी पृष्ठभूमि तो व्यापार व्यवसायिक की है, पारिवारिक गतिविधि, लेकिन मुझे अंदर से लग रहा था कि एक सपना ही था मेरा कि ये हाथ से कभी मुझे बनना चाहिए। अंदर से हाँ, मुझे रच बस गया। तो अब सपने को पूरे करने के लिए झंझावत तो है, जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता तब जाके कोई सपना साकार होता है। तो मैं भी कम बेसी इस फील्ड से बहुत गुजरा, चारों तरफ मेरे कार्यक्रम हो रहे थे, घर परिवारों का सपोर्ट भी था, विरोधाभास भी था। फिर मैं सने बहुत हड़बड़ नहीं किया, मैं धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते गया और सफलता मिलते गई और मुझे लगने लग गया कहीं ना कहीं कि मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। और इस तरह से आपकी यात्रा जारी रही। कुछ बताइए, हमारे दर्शकों को भी मजा आए सुनकर, इतने सारी आपने रखी हुई है। तो हम दोनों की दिल इच्छा है कि आप कुछ सुनाएं ऐसा जो हमें और हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छा लगे। तो मैं छोटी छोटी मैं जो लाइनें आपको सुनाता हूँ जो कि मुझे अपने दर्शकों को भी अच्छी लगती है। मसला दिल का था, मसला दिल का था और दिल ही मसला गया। क्या बात है। एक छोटी सी पंक्ति है जिसमें गहरा अर्थ छिपा हुआ है, देखिएगा आप। जो तुम्हें चाहेगा, जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। बिल्कुल सही। कितनी बड़ी पंक्तियाँ ये, कितने बड़ा ये संदेश है इसमें। और आजकल के जो रिश्ते हैं उस पर दो लाइनें हैं। कुछ रिश्ते हैं इसलिए चुप है, कुछ रिश्ते हैं इसलिए चुप है, कुछ चुप है इसलिए रिश्ते हैं। बिल्कुल सही, कितने बिल्कुल सही। अब मोबाइल का ज़माना है, आदमी को एकदम बिल्कुल टाइम नहीं है कि मोबाइल छोड़ के वो उसके सामने कौन खड़ा है, कौन पूछ रहा है, नहीं ध्यान देता है। वो जिसका कोई नहीं होता उसका मोबाइल होता है। सही बात है। जिसका कोई नहीं होता उसका मोबाइल होता है, और जिसका मोबाइल होता है फिर वो किसी का नहीं होता है। इसमें कितनी गहरी बातें छिपी है। हम लोग कैसे रच बस गए हैं मोबाइल पे, जो कि नहीं होना चाहिए। अपने सामने कौन बैठा है, परिवार के लोग हैं, अपने अभिभावक हैं, उनकी बातों तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। रूप में ही आपने बहुत गहरी बात कह दी अपनी कविताओं। लोग आ रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं, मोबाइल लेकर के अपने अपने रूम में। एक इसी तरह मैंने आधुनिक परिवेश में गूगल को लेकर जोड़ा था। सुना है सब कुछ मिल जाएगा गूगल पर, सुना है सब कुछ मिल जाएगा गूगल पर, इंसानियत मिले तो लोकेशन भेजिएगा। बहुत बड़ी बात है इस दो लाइनों में। बहुत बड़ी बात। आजकल के दौर में इंसानियत नाम की चीज बची ही नहीं है। तो इसमें हास्य है तो जहाँ वहाँ व्यंग भी है। यही तो है हास्य कविता की खूबसूरती की, आप अपनी बात व्यंग के रूप में कह दे रहे हो, हंसते हंसते, और सामने वाले को पता भी चल जाएगा। और मैं तो अभी जहाँ भी जाता हूँ, जब मैं किस पंक्तियों से समापन करता हूँ अपनी दो लाइनें, ये भी मार्केबल है और बहुत लोग लाइक करते हैं। जब मैं अंत में जो दो लाइन पढ़ के वापस मंच पे बैठ जाता हूँ अपने स्थान पर, खुश रहिए, सबको मैं बोलता हूँ जो ऑडियंस मेरे सामने बैठी है, लास्ट दो लाइन,
खुश रहिए, वरना आपके डॉक्टर खुश रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी आपका हमारे नमस्कार। साथ बनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो